नमस्कार, जय हिंद। जनरल साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जय हिंद अंजू, आपको और आपके दर्शकों को जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। सर, पीएम मोदी 5 देशों के दौरे पर निकले हुए हैं। घाना के बाद त्रिनिदाद के लिए रवाना भी हो चुके हैं। और दूसरी तरफ एक जहाज जो यूके का है, वो भारत में पिछले कम से कम 2 हफ्ते से खड़ा है। सर, केरल में F-35 जो है वो अमेरिका का सबसे एडवांस जहाज है, वो वहां पर खड़ा है। और अब खबर आ रही है कि उसमें ऐसी तकनीकी खराबी आ गई है कि उसको टुकड़ों में इंग्लैंड वापस लिया जाएगा। सर, ऐसी कौन सी खराबी इस जहाज में आ गई होगी जिसको कि वहां से आए इंजीनियर तक ठीक नहीं कर पा रहे? अंजू, देखिए क्या होता है कि इस प्रकार के बहुत ज्यादा एडवांस्ड जो एयरक्राफ्ट होते हैं उनमें जब खराबी आ जाती है तो उसको ठीक करने में भी उतनी ही ज्यादा मेरे हिसाब से परेशानियां होती हैं। उनका ऐसा स्पेसिफिक सिस्टम होता है कि उसकी जो रिपेयर है वो रिपेयर जहां उनकी जो मेन रिपेयर वर्कशॉप्स हैं या वहीं हो पाती है। कुछ इस प्रकार के कुछ नुक्स हो सकते हैं जहाज में जिनकी वजह से वो जहाज बिल्कुल टेक ऑफ ना कर सके। देखिए, कहा जा रहा है कि इस जहाज में हाइड्रोलिक्स में कोई परेशानी आ गई। हाइड्रोलिक्स में परेशानी आने का मतलब है कि आपके ना तो ब्रेक काम करेंगे ना और ऐसे उड़ाने वाले इंजन की चीजें जो बेसिकली मेरा ये कहना है कि उसमें कई बड़ी इंपॉर्टेंट उसके फंक्शंस होते हैं जो कि हाइड्रोलिक्स के ऊपर निर्भर होते हैं, और अगर वो खराब है तो वो जहाज कभी उड़ नहीं सकता, ये बिल्कुल निश्चित है। और इस प्रकार की खामियां आ सकती हैं जहाज में। मैं आपका ध्यान उस एयर इंडिया की फ्लाइट की तरफ ले जाना चाहता हूं जो अहमदाबाद में गिरी थी। किस प्रकार से 2 मिनट के भीतर वो फ्लाइट गिर गई। तो ऐसी खामियां आ सकती हैं कि आपको पता ना पड़े और उतने ही समय में इतना बड़ा उसके अंदर फॉल्ट डेवलप हो जाए कि आप उसको कुछ कर नहीं सकते। तो ये संभावना है और मेरा ये मानना है कि ये फॉल्ट शायद यहां पर इनसे ठीक नहीं हो पाएगा और वो भारत के इंजीनियर्स को और भारत की टेक्नीशियंस को इसको हाथ लगाने नहीं देंगे। देखिए, मैं इसकी वजह बताना की कोशिश करता हूं। मेरी समझ से इसकी वजह ये होती है कि उनको इतना ज्यादा एडवांस्ड टेक्नोलॉजी है और पूरी दुनिया के देश इस प्रकार की टेक्नोलॉजी को हासिल करने की होड़ में लगे हुए हैं। भारत भी 2029-30 तक अपना एक जहाज निकालने वाला है जो कि 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर होगा। तो उनको इस बात का डर रहता है या उनको ऐसी ताकीद होती है, उनके पास डायरेक्शंस ऐसे होते हैं कि किसी भी दूसरे देश के किसी भी टेक्निकल पर्सन को या किसी को भी इसके ऊपर काम नहीं करने दिया जाए, अन्यथा आपकी टेक्नोलॉजी शायद कॉम्प्रोमाइज हो सकती है। चीन इसमें बहुत बड़ा एक्सपर्ट है। आप देखिए कैसे S-300 को रशिया से लेकर के और उन्होंने MQ-9 बना करके पाकिस्तान को चिपका दिया और वही MQ-9 इस ऑपरेशन सिंदूर में कुछ नहीं कर पाया। तो ये मेरा मानना है कि उनको ये इस बात का आभास रहता है कि ये टेक्नोलॉजी कहीं कॉम्प्रोमाइज ना हो जाए, इस वजह से वो इसको हमारे टेक्नीशियंस को या हमारे लोगों को हैंडल करने नहीं देंगे। ये एक बात समझनी चाहिए सर, लेकिन यहाँ आप देखिए कि इमरजेंसी में ये जहाज उतरता है केरल में और उसके बाद बारिश में खड़ा है। हैंगर में ले जाने के लिए भी कहा था, भारत की तरफ से कहा गया कि उसको हैंगर में तो खड़ा कर दो, बारिश में तो और नुकसान हो जाएगा उसका, लेकिन इसके लिए भी तैयार नहीं हुए। भारतीय टेक्नीशियंस को तो हाथ लगाने का सवाल ही नहीं, बल्कि इसकी तो रखवाली भी ब्रिटेन से आए लोग कर रहे हैं। सर, इतनी एहतियात बरती जा रही है। देखिए, ये जो जहाज था ये इसकी बहुत खासियतें हैं। ये आपने बहुत बढ़िया आपने दिखाया। ये एक शॉर्ट टेक ऑफ वर्टिकल लैंडिंग वाला जहाज है। इस प्रकार के जो जहाज होते हैं वो एयरक्राफ्ट कैरियर्स के लिए बहुत माकूल होते हैं, क्योंकि एयरक्राफ्ट कैरियर में जो जितना बड़ा आपका एयरक्राफ्ट कैरियर है सिर्फ उतनी ही आपको स्ट्रिप एयर स्ट्रिप अवेलेबल है। तो आपके पास शॉर्ट टेक ऑफ जहाज होने चाहिए, तभी आप उनको एयरक्राफ्ट कैरियर से ऑपरेट कर सकते हैं। और अगर ये वर्टिकल लॉन्गिट्यूडनल लैंडिंग की कैपेबिलिटी इसके अंदर है तो वो सोने में सुहागा है कि वो टेक ऑफ कर जाएगा छोटे रनवे से और वर्टिकली बिना रनवे की रिक्वायरमेंट के वो लैंड कर जाएगा। तो इस प्रकार का जहाज है। इसे बहुत कम इस प्रकार के इस टेक्नोलॉजी को प्रयोग करने वाले जहाज इस समय दुनिया में है। और आपने बहुत अच्छी तरीके से तमाम इसकी खूबियों को लिस्ट आउट किया हुआ है। इसमें स्टेल्थ फाइटर है। देखिए, कहा जाता है कि इसका जो सिग्नेचर है जो देता है वो एक गोल्फ की बॉल के बराबर होता है। तो दुनिया के किसी भी डिटेक्शन सिस्टम, इंफ्रारेड रडार सिस्टम, हर एक सिस्टम को ये चकमा दे करके और अपने बिना
पकड़े जाए ये अपना टास्क पूरा करके वापस जा सकता है। ये भी ब्रिटेन के एयरक्राफ्ट कैरियर पर, वो एयरक्राफ्ट कैरियर जो कि इंडो पैसिफिक में डिप्लॉयड है, उस एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर ये डिप्लॉयड था। और वहां जब एयरक्राफ्ट कैरियर समंदर में चलता है तो इस प्रकार की रूटीन टेक ऑफ, रूटीन फ्लाइट्स ये होती रहती हैं। और उसी एक रूटीन फ्लाइट में इनको ये पहुंचे होंगे। इनका फ्यूल कहते हैं फ्यूल लेवल बहुत कम हो गया था, और उसके अलावा और वेदर बहुत अचानक, क्योंकि वो वही जगह है, देखिए केरला, तमिलनाडु का वो हिस्सा, आपको अगर याद हो इस प्रकार से अपने पहले सीडीएस का हेलीकॉप्टर वहां पे कुछ मिनटों में खत्म हो गया था। उसकी वजह ये होती है कि उस इलाके में जो मौसम है वो अचानक से बहुत बिगड़ जाता है, और इतना बिगड़ जाता है कि आपकी विजिबिलिटी बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। तो मेरा ये मानना है कि फ्यूल इनका कम हो गया होगा, विजिबिलिटी बहुत खराब हो गई होगी, मौसम खराब होगा, इसीलिए उन्होंने इमरजेंसी लैंडिंग के परमिशन मांगी। और ये इसलिए मांगी कि उनके पास फ्यूल इतना कम हो गया होगा कि वो शायद अपने HMS प्रिंस ऑफ वेल्स पर वापस ना जा पाए, तो उन्होंने नियरेस्ट एयरपोर्ट से परमिशन मांगी है। इंडियन एयरफोर्स वहां पर था। एक हमारा बहुत अच्छा कंट्रोलिंग सिस्टम है, एयरक्राफ्ट कंट्रोलिंग सिस्टम, जिसको कहते हैं IACCS। तो इंडियन एयर कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम्स, इट्स बहुत अमेजिंग सिस्टम है। और हमारी बार बार मैं इसको कोरिलेट करूंगा, हमारी ऑप सिंदूर की जो सफलता है उसमें इस कंट्रोल कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम का बहुत बड़ा हाथ था, क्योंकि हमारा जो तमाम एयर डिफेंस सिस्टम है इसको कोऑर्डिनेट करना और कौन से वेपन सिस्टम से किस हथियार पे हमला करना है, ये तमाम चीजें कोऑर्डिनेट करना, तो ये हमारा सिस्टम जो है वो बहुत काबिल, बहुत जबरदस्त सिस्टम है। और उसकी सहायता से इसको हम तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट पे उतारा गया। तो ये मैं अभी भी ये मानना चाहता हूं कि ये एक रूटीन फ्लाइट थी जिसमें मौसम खराब, फ्यूल लेवल लो, उसकी वजह से उनको इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी। नियरेस्ट एयरफील्ड जो था ऑन मेन लैंड, ऑन नॉट ऑन द सी शोर, बल्कि जमीन के ऊपर, वो तिरुवनंतपुरम था, जहां पर किए जा सकते थे इसे, इसलिए। हाँ सर, ये अमेरिका का जहाज है F-35, बहुत ही एडवांस्ड फाइटर जेट है, 5th जनरेशन जहाज है। अमेरिका भी तो चाहता है ना कि वो जगह जगह ये जहाज बेचे। अमेरिका का भी तो दबाव होगा यूके के ऊपर कि भाई ये जहां पर उतरा है वहां पर इसकी कोई टेक्नोलॉजी है, वो कहीं लीक ना हो जाए। लेकिन सर, सोशल मीडिया पर बड़ा बवाल मचा हुआ है कि ये भारत की जासूसी करने के लिए आया था। सर, क्या ऐसे जहाज जासूसी के लिए आते हैं? अंजू, देखिए, पहले तो मैं आपको पहले प्रश्न का जवाब दे दूं। क्या होता है कि अमेरिका का सबसे ज्यादा एडवांस्ड एयरक्राफ्ट है, और इसका जो नेटवर्क है इस प्रकार के एयरक्राफ्ट का, वो मेरे ख्याल से दुनिया में सबसे बड़ा नेटवर्क है। ये लगभग 1980 करोड़ का एक हवाई जहाज है, बहुत सुपर स्पेशलिस्ट और सुपर फाइन एयरक्राफ्ट है। लेकिन अगर ऐसे एयरक्राफ्ट में इस प्रकार की कमी आ जाती है तो आप ये निश्चित रूप से मान लें कि जो लॉकहीड मार्टिन जो इनकी कंपनी है, इसके ऊपर प्रश्न चिन्ह लगेगा। और मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं कि अमेरिका चाह रहा है कि वो भारत को F-35 फाइटर जेट, स्टेल्थ जेट बेचे, और अगर इस प्रकार का कोई उसके जहाज के साथ हादसा भारत में होता है तो मुझे लगता है कि अमेरिका को यह भी लग रहा होगा कि यार हमारा एक पोटेंशियल बायर जो है वो कहीं ना कहीं हमारे हाथ से फिसल सकता है। तो ये बहुत बड़ी चोट भी तो नहीं कहूंगा, लेकिन बहुत बड़ी झटका है अमेरिका को और अमेरिका की जो कंपनी है उसको। और जो F-35 इतना सबसे ज्यादा कहते हैं कि बिल्कुल सबसे बड़ा और सबसे ज्यादा एडवांस्ड, टेक्नोलॉजिकली सबसे ज्यादा एडवांस्ड फाइटर एयरक्राफ्ट है, उसकी भी रेपुटेशन के ऊपर एक बहुत बड़ा आघात मुझे लगता है ये होगा। और कहा जा रहा है, ईरान क्लेम कर रहा है, हुआ है या नहीं है ये बात बाद में देखने की है। ईरान ने ये क्लेम किया है कि उन्होंने भी एक F-35 ईरान जो इजराइल का उड़ा था उसे 1 या 2 को गिरा लिया है वहां पे, और उन्होंने ये तक क्लेम किया कि वी हैव बिकम द फर्स्ट नेशन इन द वर्ल्ड, पहली दुनिया की राष्ट्र ताकत बन गए हैं जिसने F-35 को
कॉम्बैट में मार के गिरा दिया। तो ये दो हादसे लगातार एक के बाद एक हो जाएंगे तो आप देखिएगा किस प्रकार से F-35 का मार्केट, जैसे JF-17 का मार्केट हमने ऑफ सिंदूर में खत्म किया था, वैसे ही F-35 के मैन्युफैक्चरर्स को और अमेरिका को इसका नुकसान होने की पूरी संभावना है। और यही वजह है कि वो बहुत ज्यादा सोच समझ करके और बहुत ज्यादा फूक करके कदम ले रहे हैं और इस जहाज को किसी को हाथ में नहीं पड़ने दे रहे हैं। क्या होता है देखिए कि जो जासूसी करने वाले जहाज होते हैं वो अलग जहाज होते हैं। हालांकि कोई भी जहाज जब जो एयरबॉर्न है वो देख सकता है नीचे, एयर फोटोग्राफी कर सकता है, लेकिन ये जहाज डिजाइंड नहीं है किसी भी जासूसी या रिकॉनेसांस करने के लिए। तो चूंकि ये डिजाइंड नहीं है तो अगर उनको कोई हमारी जासूसी करनी भी थी तो वो किसी और जहाज को मुझे लगता है इसमें एम्प्लॉय करने की उनको आवश्यकता थी। और अगर किसी दूसरे शत्रु देश में आप जासूसी करने के लिए जहाज भेज रहे हैं तो मुझे नहीं लगता कि इस प्रकार से एक स्टैंड अलोन एक अकेला जहाज उड़ करके बिना किसी अपने सपोर्ट के साथ वो इतना एडवांस्ड एयरक्राफ्ट उड़ करके आ जाएगा। ये मुझे लगता है कि उनकी कोई एक्सरसाइज चल रही होगी उनके जो एयरक्राफ्ट कैरियर की, और उसका एक रूटीन फ्लाइट है। ये बात सोशल मीडिया में उठना लाजमी है, लेकिन मुझे ये बात बहुत दूर की कौड़ी लग रही है क्योंकि इस प्रकार के जहाजों से ना तो जासूसी की जाती है पहली बात, और ना ही मुझे लगता है कि ब्रिटेन या क्योंकि जहाज अब ब्रिटेन का है तो अमेरिका की बात हम नहीं करते। ब्रिटेन हमारे साथ, क्योंकि हमारे रिश्ते उनके साथ बहुत अच्छे हैं, हमारी कोई किसी किस्म की जासूसी करने की कोशिश करेगा तो मुझे ये बात उतनी ज्यादा नहीं हजम हो रही है। होने को तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन इस प्रकार के जहाजों का, अकेले जहाज का इस प्रकार के जासूसी मिशन में एप्लीकेशन मुझे लगता नहीं कि संभव है। पर सर इतना तो जरूर है कि अमेरिका के लिए भी एक जोरदार झटका होगा कि ये F-35B स्टेल्थ फाइटर टुकड़ों में भारत से यूके पहुंचेगा, जहां पर इसकी फिर से जो भी करना होगा किया जाएगा। लेकिन टुकड़ों में जब टूट गया सर तो नुकसान तो हो ही गया, और जितने दिन से वो खड़ा है नुकसान हो रहा है, इतने सारे लोग आ रहे हैं उसको देखने के लिए फिर भी कुछ नहीं हो रहा है। तो ये झटका है, और पोटेंशियल मार्केट जो इन जहाजों के उसमें भी कहीं ना कहीं सवालिया निशान लग गया है। अब जो भारत के लोग हैं, क्योंकि भारत में आकर के ये जहाज बैठा है, तो अगर हम अब F-35 की डील में आगे बढ़ेंगे तो जरूर प्रश्न उठेंगे ऑपोजिशन की तरफ से कहीं से भी, क्योंकि जब आपको लग रहा है कि एक तो इजराइल ने ईरान में गिर गया और दूसरा यहां आकर के बैठ गया, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है इसमें प्रश्न उठेंगे, तो एक बड़ा भारी नुकसान होने की संभावना है अमेरिका को इस मामले। बिल्कुल सर, इसीलिए बहुत ज्यादा सावधानी बरती जा रही है, सतर्कता बरती जा रही, ताकि इसके किसी भी तरह से इसके जो भी फीचर्स हैं उनके बारे में जानकारी लीक ना हो जाए। लेकिन सर दूसरी तरफ बात कर लेते हैं पीएम मोदी के 5 देशों की यात्रा पे, जिसकी पहली यात्रा उन्होंने घाना की है। घाना में वो बड़ी डील्स उन्होंने की हैं सर, और सबसे अहम बात यह है कि पीएम मोदी को वहां का सर्वोच्च सम्मान भी मिला है। अंशु जी देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं कि न केवल घाना का, देखिए प्रधानमंत्री मोदी के जितने भी उनके जो विजिट्स हैं बाहर, देश के बाहर जो उनके विजिट्स होते हैं, हर विजिट का एक स्पेसिफिक एजेंडा होता है। हर विजिट का मतलब भारत को किस प्रकार से वहां से लाभ मिल सकता है। ये विजिट्स जो है, नरेंद्र मोदी जी की विजिट्स जो है वो फालतू विजिट्स नहीं है, हर एक विजिट का एक स्पेसिफिक एजेंडा होता है। अब हमको थोड़ा बहुत, आपने चूंकि ये प्रश्न किया है इसलिए मैं बहुत शॉर्ट में आपके दर्शकों को बताना चाहता हूं कि घाना क्या है। देखिए, आपको एक बात समझने की है कि अंग्रेजों ने दुनिया में जब उनकी शताब्दी थी, 19वीं शताब्दी अंग्रेजों की शताब्दी थी और यूरोप की शताब्दी थी, और जब उनकी शताब्दी थी तो हर उस जगह पर जहां से उनको फायदा हो सकता है, जहां पर इस प्रकार की चीजें, हीरे जवाहरात, गोल्ड, रेयर अर्थ मिनरल्स, इस तरह की चीजें जहां जहां पर भी हैं, वहीं जाकर के उन्होंने अपनी कॉलोनीज बसाई हैं। इसी वजह से इस घाना में भी कॉलोनी बसाई थी, क्योंकि घाना भी बहुत रिच है रेयर अर्थ मिनरल्स, गोल्ड, डायमंड और भी कई किस्म के खनिज पदार्थों में। इसीलिए घाना का पूर्ववर्ती नाम गोल्ड कोस्ट है। गोल्ड कोस्ट इसीलिए रखा गया कि वो कोस्टल एरिया जहां पर कि स्वर्ण
बहुत भरपूर मात्रा में अवेलेबल है। तो ये वजह है। अब जब जितने भी इस प्रकार के देश हैं दुनिया के, उन देशों पर एक चाइना की कुटिल दृष्टि जो है वो लगी हुई है, और वो इन देशों में जाकर के डंपिंग करके, उनको डेथ ट्रैप में फंसा करके और उनको कई जगह किसी प्रकार के चीजों में उनको लुभा करके इन जगहों पर वो अपना असर डालना चाहते हैं और यहां से एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं। अब हम जो कर रहे हैं भारतवर्ष, वो इसी प्रकार के उन जगहों पर जाकर के जहां से भारत के ट्रेडिशनली अच्छे संबंध हैं और जहां से भारत को आने वाले समय में लाभ होने की संभावना है, भारत के विदेश नीति के लिहाज से वो बेहतर है, वो वहां जाके हम जा करके हम अपने संबंधों को प्रगाढ़ कर रहे हैं। 4 एमओयू साइन हुए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट एमओयू साइन हुए हैं। उसके अलावा वैसे एग्जिस्टिंग जो हमारा ट्रेड है वो भी 24,000 करोड़ रुपए का हमारा ट्रेड है घाना के साथ, जिसमें से 13,000 करोड़ हम निर्यात कर रहे हैं, 11,000 करोड़ हम आयात कर रहे हैं। तो मेरा ये मानना है कि हमारे घाना के साथ बहुत अच्छे संबंध हैं। दूसरी बात यह है कि घाना के जो लोग हैं वो इस बात को समझते हैं कि उनको जो स्वतंत्रता प्राप्त हुई है अंग्रेजों से, उसमें कहीं ना कहीं महात्मा गांधी की विचारधारा, महात्मा गांधी की सोच और महात्मा गांधी के काम, भारतवर्ष के काम करने के तरीके से उनको बहुत लाभ हुआ है, और इस बात को भी वो एक्नॉलेज करते हैं। तो मेरा ये मानना है कि भारत और घाना बहुत पुराने ट्रेडिशनल ट्रस्टेड पार्टनर्स हैं, और जब अब डिफेंस डील्स हो रही हैं, अब ट्रेड डील्स हो रही हैं, उससे हमारी पार्टनरशिप में, हमारे जो रिश्तों में बहुत प्रगाढ़ता आएगी। तीसरी चीज जो है, जो जरूरी समझने की है कि घाना में साइजेबल मुस्लिम पॉपुलेशन भी है, मेरे ख्याल से 12-13-14% मुसलमान है घाना में, लेकिन उन्होंने भी हमारे साथ एक सुर में हमारे प्रधानमंत्री को कहा है कि आतंकवाद आज की विश्व व्यवस्था में सबसे बड़ा खतरा है, और इस बात को वो मानते हैं, और वो कहते हैं कि हम जॉइंटली आतंकवाद से लड़ाई लड़ेंगे। तो ये एक बहुत बड़ा मेरे को लगता है काम हुआ है। उसके अलावा उन्होंने, जैसा कि आपने कहा, नरेंद्र मोदी जी को सर्वोच्च सम्मान से सम्मान दिया है। ये अकेला देश नहीं है, हमारे प्रधानमंत्री को रूस, फ्रांस, अमेरिका, बहुत बड़े बड़े देश, बहुत इंपॉर्टेंट देश, और बात हमारे लिए सब इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट और नॉन इंपॉर्टेंट की नहीं है, लेकिन हर प्रकार के देशों ने नरेंद्र मोदी जी को अपने राष्ट्र के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया है। मेरे ख्याल से 2 दर्जन के करीब सम्मान उनको मिल चुके हैं। तो ये इन नरेंद्र मोदी जी की और भारत की आज जो विश्व में एक स्थिति बनी हुई है, उसका द्योतक है, उसका परिणाम है। एक और बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि घाना और भारत नैम, जो नॉन अलाइंड मूवमेंट है, उसके साझा सदस्य भी हैं। ये भी समझने की आवश्यकता है, ताकि लोगों को ये पता पड़े कि प्रधानमंत्री जी वहां क्यों गए हैं, क्योंकि हमारे संबंध हैं और हम चाहते हैं कि घाना से और हम साथ बढ़े। ये जो G20 में घाना G20 का परमानेंट मेंबर बनाए, हमारी प्रेसिडेंसी में बनाया, जब भारतवर्ष G20 का प्रेसिडेंट था, तो बहुत सारे हमारे उनके साथ ताल्लुकात हैं, रिश्ते हैं, और मुझे लगता है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत आवश्यक विजिट रही है भारतीय प्रधानमंत्री की। और सर, अभी त्रिनिदाद पहुंच गए हैं पीएम मोदी, और ब्रिक्स में भी जाएंगे, ब्राजील में भी उनका बहुत सम्मान होने वाला है। उनके सम्मान में वहां पर स्पेशली डिनर का आयोजन किया जाएगा, और खबरें तो यही हैं कि चीन के राष्ट्रपति इसीलिए नहीं आ रहे हैं कि वहां पर भारत को इतना ज्यादा मान सम्मान मिल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए चीन ने, और आपके प्रश्न का मैं उत्तर बाद में दूंगा, ये आखिरी बात मैं ज्यादा जरूरी समझता हूं बताना आपके दर्शकों को, चीन और पाकिस्तान ने मिलकर हमारे साथ बहुत जबरदस्त धोखा करने की कोशिश की। उन्होंने प्रयास किया कि वो बलूचिस्तान का मुद्दा उठाएं और पहलगाम को अंडर प्ले करें। ये साजिश थी चीन पाकिस्तान की, और हमने इस साजिश को खत्म किया। और अब चीन को यह लग रहा है कि ब्रिक्स में इसकी जो सच्चाई है वो उभर करके सामने आएगी, इसलिए उनके प्रधानमंत्री वहां से कन्नी काट रहे हैं। दूसरी बात ये होती है, देखिए भारत का जिस प्रकार से मेरा मानना है कि साइज, जिस रुतबा, जिस प्रकार से भारत का स्थान वर्ल्ड ऑर्डर में बढ़ रहा है, उससे भी चीन को कहीं ना कहीं थोड़ा लगता है कि हम पिछड़ रहे हैं, या तो उनको
हर ऐसे मंच पर जहां पर भारत की बात सुनी जाएगी या भारत की बात हम पूरे अच्छे तरीके से रख पाएंगे और अच्छा उसका रिजल्ट निकल करके आएगा, वहां जाने से चीन का जो प्रधानमंत्री मतलब जो शी जिनपिंग है वो बचेंगे, क्योंकि वो नहीं चाहते कि एक डायरेक्ट वन ऑन वन जब वो दोनों एक जगह मौजूद हो तो ऐसी चीज आए, खास करके तब जबकि उन्होंने अभी एससीओ में ये प्रयास किया है, उसके बाद क्वाड में उनको जवाब मिल गया, बिल्कुल साफ जवाब मिल गया चीन को भी और पाकिस्तान को भी, और अब ब्रिक्स में भी अगर वही जवाब मिल जाएगा तो कम से कम शी जिनपिंग की पर्सनल बेइज्जती नहीं होगी। और सर सबसे अहम बात तो यह है कि घाना के साथ जो 4 डील्स हुई हैं उनमें डिफेंस डील भी है। घाना भी भारत के हथियार खरीदना चाहता है, तो ये तो जो चाइना की इंडस्ट्री है और अमेरिका की जो वेपन्स की इंडस्ट्री, उनके लिए भी बहुत बड़ा झटका है ना। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए हमने तो झटका ऑफ सिंदूर में दे दिया। आज पूरी दुनिया भारत निर्मित हथियारों का लोहा मानती है, और अमेरिका और चाइना का आप देख लो किस प्रकार से जो कि डिफेंस इंडस्ट्री के शेयर्स हैं बिल्कुल रसातल में जा रहे हैं। 18% उनके शेयर्स नीचे गिर गए। क्या वजह है? वजह यही है, पहले भी हमने इसके बारे में बात करी कि उन्होंने किस प्रकार से प्रयास किया कि वो अमेरिकन और एक ब्रिटिश न्यूज़पेपर में एक पेड आर्टिकल उन्होंने छपवाया, और उस पेड आर्टिकल के माध्यम से उन्होंने प्रयास किया कि हमारे JF-17 ने भारत में तबाही मचा दी, ये कर दिया वो कर दिया। वो सब चीजें इससे उनको वो आर्टिकल 4 घंटे में हटाना पड़ा अखबार से, क्योंकि वो झूठ पर आधारित था। तो ये जो तमाम चीजें होती हैं, इनसे कहीं ना कहीं इन लोगों को सबको परेशानी होनी चाहिए। अब उनके साथ सिंदूर में हो गया, F-35 ईरान ने गिरा लिया, ईरान ने कतर में जाकर के अमेरिकी बेस पर हमला कर दिया। एक F-35 भी तिरुवनंतपुरम में खराब होकर खड़ा हुआ है, जो स्टार्ट ही नहीं हो रहा धक्का मारने के बाद भी। तो मेरा ये मानना है कि ये तमाम जितने भी जो पोटेंशियल एक्सपोर्टर्स हैं डिफेंस के, वो उनको नुकसान होगा। और मैं एक चीज और बताता हूं कि आप ये जो देश हैं, घाना जैसे इस प्रकार के देश हैं, वो इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी और इतने एक्सपेंसिव वेपन सिस्टम्स के बारे में सोच नहीं रहे हैं। उनको F-35 नहीं चाहिए, Su-57 नहीं चाहिए, JF-35 J-35 उनको नहीं चाहिए। उनको वो हथियार चाहिए जो कि उनको अपने जगह काम आए, और वो हथियार भारत बना रहा है। नेटो कंट्रीज भी सर, उनका अभी डिफेंस बजट बढ़ाया गया है। नेटो कंट्रीज भी कतार में खड़े भारत से हथियार लेने के लिए। तो अपने आप में मतलब इन देशों के लिए झटके की बात है ही ना सर। सदमे में तो जाएंगी चाइना और अमेरिका। बिल्कुल, जिस प्रकार से नेटो का बजट बढ़ा है 2.5 से 5%, मतलब डबल। आप देखिए डबल, वो इसीलिए हो रहा है, देखिए उसमें अमेरिका का भी हाथ है। अमेरिका की जो डिफेंस इंडस्ट्री है, अब वो लोग क्या करेंगे कि वो उनको बाध्य करेंगे कि आप हमसे डिफेंस इक्विपमेंट लें। लेकिन अब हालात बदल रहे हैं, और हर जगह पहली बात तो हर नाटो सदस्य, अधिकतर नाटो सदस्य अब ये चाह रहे हैं कि यूरोप में एक नया डिफेंस आर्किटेक्चर बने, और यूरोप जो है वो अमेरिका के ऊपर डिपेंडेंस यूरोप की कम हो, क्योंकि अमेरिका ने उनको झटका एक बार दे दिया है। ये बात मैं आपको बता रहा हूं अंजू, आपके दर्शकों को साफ मालूम होना चाहिए कि अब जो विचार है यूरोप में, वो वहां पर भी इस प्रकार का बनता जा रहा है कि कहीं और से भी वो इंपोर्ट कर सकते हैं, और अपना आत्मनिर्भरता, ये जो बजट उनका डबल किया गया है अधिकतर, वो शायद इससे प्रयास करेंगे कि वो इंडिजिनसली अपने डिफेंस इक्विपमेंट को प्रोड्यूस कर सकें। ये मुझे लगता है लेंगे भी। तो भारत एक बहुत बढ़िया उनके पास ऑप्शन है कि भारत का क्या होता है कि एक कहावत है, सस्ता सुंदर टिकाऊ। हमारा सब कुछ, क्योंकि लोग कॉस्ट भी देख रहे हैं, लोग परफॉर्मेंस भी देख रहे हैं, लोग इफेक्ट भी देख रहे हैं, लोग लॉन्गेविटी भी देख रहे हैं, और भारत ने सब कुछ दिया और उसका अब मुजाहिरा करके दिखा दिया। तो मुझे लगता है कि भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट का भविष्य बहुत उज्जवल है।
बिल्कुल सर, डिफेंस एक्सपोर्ट का जो भविष्य है वो बहुत उज्जवल नजर आ रहा है भारत का। और पीएम मोदी जिस भी देश में जा रहे हैं या हमारे विदेश मंत्री जा रहे हैं, हमारे रक्षा मंत्री जा रहे हैं, डिफेंस डील्स पर बहुत बड़े पैमाने पर बात हो रही है। इससे पता चलता है कि भारत का रुतबा बढ़ रहा है। अब देखते हैं ब्रिक्स में क्या कुछ होता है, लेकिन साथ ही साथ सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि अमेरिका और यूके के लिए बहुत बड़ा झटका है कि ये जो F-35B स्टिल्थ फाइटर प्लेन है, ये टुकड़ों में भारत से यूके वापस जाएगा। सर, आपने समय निकाला इस विषय पर, बड़ी ही महत्वपूर्ण जानकारी मेरे दर्शकों को दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद। जय हिंद।